वो तजुर्बा बहुत वहशत अंगेज था। इससे तो बेहतर था कि हम डान कांग फू के आदमियों के ही हाथ लग जाते। अंदर पहुंचने के बाद वीरा ने हाँफते हुए तनफ्फुर आमेज लहजे में कहा, ये तो बिल्कुल ही अजड़ है, भूल जाओ इन सबको। सुल्तान शाह बड़बड़ाया, हमारी बदअमालियां हमें इन पहाड़ों में लाई हैं। एक दिन ऐसी ही राइफलों से निकली हुई गोलियां हमारे भेजे उड़ा देंगी। चंदल खान ने हमें बिला वजह आजाद नहीं छोड़ा हुआ है। मैंने पुरतशवीश नजरों से उनके जर्दे चेहरों का जायजा लेते हुए कहा, अब वो अपने इलाके में हैं और राजदारी की उलझन में पड़े बगैर अपने फैसलों को नाफिज करने का इख्तियार रखते हैं। हमें यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हमने बेनतीजा महाजराई मोल लेकर बदरू के आदमियों को भी अपना दुश्मन बना लिया। पता नहीं वो वापस जाकर अपने उस्ताद को कुछ बताते भी हैं या इंतकामन खामोश रहते हैं। गजाला ने एक और कमजोर पहलू पर रोशनी डाली। यहाँ के हालात बता रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से इन पहाड़ों से नहीं निकल सकेंगे, नाउमीदी की जरूरत नहीं। मैंने कहा, काबिल गौर बात यह है कि सारे मसाइल और मुश्किलात के बावजूद इन्होंने हमको जिंदा रखा हुआ है। अभी ये देखना बाकी है कि सरदार पाइंदा गुल हमसे क्या चाहता है। सीधी सी बात है कि वो जन्नत गुल के मामले में तुम्हें मुजरिम करार दे चुका है। सुल्तान शाह के दो टोके अल्फाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। अब वो तुम्हें अपने हाथों से सजा देनी चाहता है। मैंने पहले सुल्तान शाह फिर वीरा की तरफ देखा और वो मुजरमाना एहसास के साथ बोली, मैंने फ्लैट ही में गजाला और सुल्तान शाह को इस बारे में एतमाद में ले लिया था। मुझे वाकयात की तेज रफ्तारी का अंदाजा नहीं था कि हम इसी रात सरदार के कैदी बन जाएंगे, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि जन्नत गुल का किस्सा जल्द या देर सर जरूर उठाएगा और तुम खिफत से दो चार हो जाओगे। मैंने चोर नजरों से गजाला की तरफ देखा, लेकिन वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। शायद वो इस मौका पर नजरें चार करके मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। वीरा, क्या हम इस नाखुशगवार जिक्र को फिलहाल भूल नहीं सकते? अचानक गजाला ने बदमजगी से कहा, जो हो चुका उस पर रोना बेसूद है और जो होना है वो हर हाल में होकर रहेगा। वीरा के जवाब देने से पहले ही पथरीले फर्श पर कई वजनी जूतों की धमक सुनाई दी। फिर 3 अफराद दंदनाते हुए हमारे कमरे में घुसते चले आए। वो तीनों मुसल्ला थे और उनके तेवर खराब थे। उनमें संदल खान सबसे आगे था। उसके कंधे से सब मशीन गन झूल रही थी जिसमें बड़ा मैगजीन जड़ा हुआ था। उसके पीछे आने वाले अफराद की सुर्ख और वहशत ज़दा आंखों में उस कदर तेज चमक थी कि उनसे निगाहें मिलाना दुश्वार था। वो दराज कामत और सफेद कबायली भड़के हुए दरिंदों की तरह चौकन्ने थे और उनकी राइफलें उनके हाथों में दबी हुई थी। यह अंदाजा नहीं हो सका कि हम पर 2 फायर करने वाला उनमें शामिल था या नहीं। तुम लोग बाहर क्यों गए थे? संदल खान हमारे करीब पहुंचते बरहमी से बोला। तुमने हमें बाहर जाने से मना नहीं किया था संदल खान। वीरा बहुत सुकून से बोली, मैं आया तो तुम मरने के लिए सिसक रही थी। वो दहाड़ा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने कदमों पर चल सकोगी। तुम सब कैदी हो, तुम्हें यहाँ तफरी और चहलकदमी के लिए नहीं लाया गया है। इससे पहले कि वीरा पानी का जिक्र करती मैं बोल पड़ा, अब हम इसी कमरे में रहेंगे, लेकिन हमारी एक इल्तिजा है। भूख से हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है, इसका कोई बंदोबस्त होना चाहिए। वो शर्रबार आंखों से मुझे कई सानियों तक घूरता रहा, फिर सुलगते हुए बोला, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। अब्दुल के साथ मारा मारी तुम ही ने की थी ना? अगर तुम खान बाबा के बड़े कैदी न होते तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता मैं। वो मेरी सरजमीन थी, मैंने वहां हर चाल चल कर देख ली मगर नाकाम रहा। अब हम तुम्हारी सरजमीन पर तुम्हारे कैदी हैं और खुद को तुम्हारे हवाले कर चुके हैं। यहाँ की सजा या भी अजीब मालूम होती है। उसके शोले बरसाती हुई निगाहों में लम्हा भर के लिए नरमाहट पैदा हुई जो फौरन गायब होगी और वो बिफर कर बोला, मैं तुम्हें खिलाऊं ताकि तुम मेरे आदमियों को पहाड़ों में दौड़ा दौड़ा कर हलकान करते फिरो। हम थक चुके हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब श्रृंगार वैली तक हम कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। हमने समझ लिया है कि सरदार पाइंदा गुल जिसे बुलाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खूब। इस बार उसके पतले पतले होंठों पर इस्तेज़ाहिया मुस्कुराहट उभर आई। तो ये कौल ठीक ही है कि भूख और प्यास हाथियों तक का दिमाग दुरुस्त कर देती है। फिर उसने अचानक ही एक गैर मुतल्का सवाल कर दिया, तुम मुसलमान हो? तुम तीनों? ये मैम तो मुसलमान नहीं होगी। मैं भी मुसलमान हूँ। वीरा झट से बोल पड़ी, मेरा बाप पाकिस्तानी था और मेरा नाम फरजाना है। उसके दावे में तसलसल था क्योंकि उसने फ्लैट पर सरदार पाइंदा गुल को अपना नाम फरजाना बताया था। फिर रास्ते में अब्दुल को अपने पाकिस्तानी बाप की कहानी सुनानी बैठ गई थी। हम तीनों पक्के मुसलमान हैं। मैंने वीरा की तरदीद किए बगैर जवाब दिया, तुम्हें हल्फ लेना होगा कि तुम मेरे साथ वादा खिलाफी नहीं करोगे। उसके बाद तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त कराया जा सकेगा। मैं सिर्फ तुम्हारी बातों पर आंखें बंद करके एतबार नहीं कर सकता। मैं तैयार हूँ, मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया। लेकिन क्या ये बात हैरतनाक नहीं है कि तुम हेरोइन का धंधा करने के बावजूद हल्फ की बात कर रहे हो? बकवास बंद करो। वो जमीन पर जोर से पैर मार कर धाड़ा। एक तरफ रोजगार और दूसरा ईमान है। रोजी कमाने के लिए कोई अपने ईमान को नहीं छोड़ सकता। फिर वो एक झटके से मुड़ गया। वो यकबयक जज्बाती हो गया था, इसलिए मैं उससे पूछने की जसारत नहीं कर सका कि रोजी कमाने के लिए ईमान को नहीं छोड़ा जा सकता तो ईमान बरकरार रखने के लिए गंदी रोजी को छोड़ने में क्या कबात थी। वो हमें लेकर उस कमरे से बाहर निकला तो टीकरी के सामने वाली चट्टान पर मौजूद राइफल बरदार मुहाफिज बदस्तूर वहीं नजर आ रहा था। संदल खान ने रुक कर ऊंची आवाज में किसी नामादुस जुबान में से
कुछ हदायत दी और वो नाहमवार पत्थरों को अबूर करता हुआ हमारे साथ आ मिला। संदल खान इससे पहले ही दाहिनी तरफ मुड़ चुका था और हम सब उसकी तकलीद कर रहे थे। 3 में से 2 मुहाफिज हमारे पीछे हुए थे। आखिर में आने वाला हमारे और संदल खान के दरमियान चल रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जंगो जदल के मामलात उनके खमीर में शामिल हो। वो सब कुछ कहे बगैर और बताए बगैर ये जानते थे कि उन्हें किस वक्त क्या करना है। जो ही हम अपने कमरे की ओर से निकलकर कदर नशीब में उतरे तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस संगलास वीराने में सिर्फ वही एक कमरा नहीं था, बल्कि उसके पीछे इसी किस्म का एक वसी संगी अहाता नजर आ रहा था, जिसमें बड़ी बड़ी छतों वाले कई कमरे नजर आ रहे थे। और एक तरफ बनी हुई गारे की चिमनी में से सुरमई धुआं पल खाता हुआ धीरे धीरे वादी में फिसल रहा था। संदल खान हमारी उस इमारत की तरफ रहनुमाई कर रहा था जो हमको बहुत करीब नजर आ रही थी। बाजार वो फासला चंद मिनट से ज्यादा का नहीं था, लेकिन पुरपी चट्टानों में से गुजर कर नशीब में उतरने की वजह से 2 मरतबा ऐसे मकामात भी आए जब वो वसी मकान और उसकी चिमनी से निकलता हुआ धुआं तक हमारी निगाहों से ओझल हो गया। तकरीबन 15 मिनट तक मुसलसल चलते रहने के बाद हम हवा के रुख पर पहुंचे तो फिजा में मौजूद भुने हुए गोश्त की इश्तिहा अंगेज बू ने मुझे बेचैन कर दिया। मुझे हैरत थी कि हमारे कमरे से इस वसीओ अरीज डेरे का फासला इतना ज्यादा था तो संदल खान फायर होने की फौरन बाद ही हम तक कैसे पहुंच गया था। लेकिन वो सवाल करने का मौका नहीं था। मैं खामोशी के साथ संदल खान के पीछे चलता रहा। इस हाथी की दीवार भी पत्थरों को एक दूसरे पर जमा कर बनाई गई थी। दीवार की मोटाई किसी भी तरह 2 फुट से कम नहीं थी। पत्थरों के दरमियान से झांकती हुई काली तराड़ें इस बात की गुमाजी कर रही थी कि कोस्तानी बाशिंदों ने इन पत्थरों को आपस में जोड़ने की कोई जरूरत महसूस नहीं की थी। वो एक मंजिला हवेली कदीम और रवायती अंदाज में बनाई गई थी। अंदर दाखिल होती वसीओ अरीज सहन था। उससे आगे फूस के छप्परों का दालान था जिसके सरों पर दरख्तों के तने गाड़ कर सतूनों का काम लिया गया था। इस दालान के बाद कमरे बने हुए थे। आते की दीवार के साथ जा बजा सख्त जान पौधे उगे हुए थे। उनकी तरतीब और बाज पौधों में खिले हुए तेज रंगों वाले फूलों के इम्तजाज से यह जाहिर हो रहा था कि वो खुद रो नहीं, उनकी नशोनुमा और देखभाल में वाज़ेह तौर पर इंसानी ज़ौक़ कार फरमा था। बरामदे या दलान में 4 बड़ी बड़ी चारपाइयां पड़ी हुई थी। सफेदे या किसी और मजबूत दरख्त के सुबक और लंबे लंबे तनों से तैयार की हुई बान की वो चारपाइयां इतनी वसीउ आरीज थीं कि हर एक पर बैक वक्त 10-12 आदमी आराम से सो सकते थे। हमारे साथ आने वाले मुहाफिज वहीं रुके और संदल खान हमें लेकर वस्ती कमरे में दाखिल हो गया। इस बड़े कमरे में पथरीले फर्श पर चट्टाइयां पड़ी हुई थी। एक गोशी में कालीन की बजाय मोटे मोटे ऊनी कंबल तह दर तह बिछाकर निशिस्त को बहुत आरामदेह बना लिया गया था। 3 दीवारों पर मछलें आवेजा थी। शाम का उजाला होने की वजह से वो मछलें गुल थीं, लेकिन कमरे की फिजा में बसी हुई चिरांद महसूस करवा रही थी कि उन्हें रोशन करने के लिए चर्बी इस्तेमाल की जाती थी। संदल खान ने एक जोबी अलमारी में से कुरान शरीफ निकाल कर हमारे सामने बढ़ाते हुए कहा, अब बारी बारी से थाम कर वही सब कहो जो तुम मुझसे कह चुके हो। हम सब नापाक हैं। गुस्ल किए बगैर शायद हम इस मुकद्दस किताब को हाथ नहीं लगा सकेंगे। पिछले दिनों हमने हैवानों से बदतर जिंदगी गुजारी है। मैंने फिक्रमंद लिहाजा में कहा, तुम ये सब जानते ही हो। तुम बराह रास्त इसे नहीं छू सकते, मगर ये गिलाफ में लिपटा हुआ है। तुम्हारे छूने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मजबूर न करो। हम बहुत अच्छे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन कुरान करीम की हुर्मत से खूब वाकिफ हैं। मैंने फिर कहा। वो कुछ देर तक तकरार करता रहा। इस दौरान में सुल्तान शाह ने पश्तो में उससे कुछ मुज़ाकरात किए। हम में से एक की जुबान से पश्तो सुनकर उसे खुशगवार हैरत हुई। फिर वो इस अमर पर आमादा हो गया कि हम कुरान शरीफ की तरफ हाथ उठाकर हल्फ लें। हम तीनों बारी बारी उस मरहले से गुजरे, लेकिन वीरा को सुल्तान शाह ने रोक दिया। वो बोला, इसके मजहब का कुछ भरोसा नहीं है। मैं इसे लामजहब समझता हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। ये बेदीन होने के बावजूद वादा खिलाफी नहीं करेगी। ठीक है। संदल खान ने बिला हिलो हिज्जत उसकी दलील तस्लीम कर ली। यह हलपरदारी तुम्हें खाना देने के लिए थी। ये न समझ लेना कि तुम लोगों को खुली छूट मिल गई। ये इस इलाके का सबसे आरामदेह कमरा है। तुम सफर की तैयारी मुकम्मल होने तक यहीं रोके। गुस्ल खाने वगैरह की जरूरत के अलावा तुम दलान में भी नहीं निकलोगे। यहाँ के मुहावजों से तुम्हें नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। उसके इशारे पर हम पैर साफ करके कंबल पर बैठ के जगह बहुत आरामदेह साबित हुई। खाना कब मिलेगा? वीरन दबीज कमरों पर दराज होते हुए पूछा। तंदूर में मुसल्लम दुम्बा तैयार हो रहा है। कमाल है कि गोश्त की खुशबू तुम्हें महसूस नहीं हो रही। तुम लोग एक एक करके नहा लो, मैं भी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इस वक्त तक दुम्बा भी तैयार हो जाएगा। उसकी लज्जत तुम्हें दीवाना बनाकर रखेगी। वो कुरान शरीफ समेत वहां से लौट के आया और सुल्तान शाह हमें बताने लगा कि मकामी मुहाफिज पश्तो या फारसी के बजाय कोई और ही जुबान बोल रहे थे जो उसकी समझ से बाहर थी। क्या तुम लोग संजीदगी से अपने हल्फ पर कायम रहने का इरादा रखते हो? सुल्तान शाह की बात खत्म हो जाने पर वीरा ने राजदाराना लहजे में हम सबसे मुश्तरका सवाल किया। इसे इनहराफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारे ज़हन में कोई मंसूबा परविश पा रहा है तो श्रृंगार वैली पहुंचने तक इसे भूल जाओ। तुम लोग भी नाकाबिले फहम हो। सारी जिंदगी झूठ, फरेब और दगाबाजी में गुजार देते हो, लेकिन कहीं कहीं रग भड़क जाए तो जिंदगियां तक दाव पर लगा देते हो। कुछ समझ में नहीं आता कि तुम सच और झूठ के दरमियान कब और कहां लकीर खींचते हो।
मैं बता देती हूँ कि सरदार पाइंदा गुल तुम्हारी गर्दनों में गुलाबी का तोक डाल देगा। आफियत इसी में है कि हथियार न डाले जाए। खाओ पियो और तंदुरुस्त होते इन पर धावा बोल दो। हरगिज नहीं, सुल्तान शाह घुरा कर बोला। ऐसा किया तो तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। गजाला वहां से उठकर बाहर चलती। सुल्तान शाह दरवाजे तक उसके साथ गया और उस वक्त तक वहां खड़ा रहा जब तक गुसल खाने में न चली गई वो। फिर वो वापस लौटा। मटके के पानी से हासिल होने वाली हैरतनाक तवानाई हमारे नीम मुर्दा जिस्मों में नई रूप फूंक बैठी थी। बाहर पानी वाफिर मिकदार में मौजूद था। लोहे के ड्रमों में से कनस्तर भर भर कर नहाने के बाद सब ताजा दम हो गए। आज संदल खान ने हमारी मदारत करके पिछले कई दिनों की मायूसी को बिल्कुल धो डाला है। मैं खुद में एक नया हौसला और ताजगी महसूस कर रही हूँ। वीरा ने अपने पैरों पर कंबल डालने के बाद कहा, ताजगी नहीं, ये रूसी शराब का नशा है। सुल्तान शाह ने चुपती हुई आवाज में कहा। संदल खान खिला पिला कर मारने का कायल मालूम होता है। उसने तुम दोनों को हल्क तक शराब पिला दी है। शराबियों की भी एक बरादरी होती है। गजाला ने उसका साथ देते हुए कहा, तुमने देखा कि ये तीनों किस कदर घुल मिलकर बातें कर रहे थे। मालूम ही नहीं हो रहा था कि इनमें से शिकार कौन है और शिकारी कौन। तुम दोनों चलते रहो, आज की दावत के खास मेहमान हम दोनों ही थे। वीरा बोली, अगर यहाँ शराब नोशी में उसका साथ देने वाले मौजूद ना होते तो वह अपने मुहाफिजों और खिदमतकारों में जा बैठता और हमारे मुकद्दर में वो पतला शोरबा आता जो आज दूसरों ने हमें कोस कोस कर पिया होगा। आज संदल खान ने हमारे नहाने के बाद हमें स्पेशल कबायली दुम्बा रोस्ट करवा कर दिया था, जिससे खूब लुत्फानंदोज होने के लिए संदल खान ने हमारे साथ बैठकर शराब भी पी, जिससे हम खासे लुत्फानंदोज हुए। वो दोनों उलझते रहे, लेकिन मेरे जहन पर नींद के पुरसरूर खुमार का गलबा हो चला था। नीचे बिछे हुए गुदाज कमलों के बाद जिस्म पर भी लिहाफ ओढ़ लेने के बाद ये खुमार बतदरीज गहरा होता चला गया और मैं थोड़ी देर में नींद की पुरस्कून वादियों में उतरता चला गया। अगली सुबह हमें झंझोड़ कर गहरी नींद से बेदार किया गया। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो बाहर फैली हुई नाकाफी रोशनी से अंदाजा हुआ कि सूरज तलू हुए ज्यादा देर नहीं हुई। रात को होने वाली इज्जत अफजाई के बाद सुबह सवेरे की इस नाकदरी से तबीयत को बहुत कोफ्त हुई, लेकिन आने वालों में से एक ने उसे अफरा-तफरी का सबब बयान करके हमें कदरे मुतमईन कर दिया। उसने बताया कि हमें श्रृंगार वैली ले जाए जाने के लिए गैर मुतवक्का तौर पर गाड़ियां पहुंची थी और हमें जल्द से जल्द सफर के लिए तैयार हो जाना था। इस कैंप से आधे घंटे बाद रवानगी अमल में आने की सूरत में इसे पूरा यकीन था कि अंधेरा फैलने से पहले वो गाड़ियां मंजिल पर पहुंच जाएंगी। वो अखड़ लहजे में टूटी फूटी उर्दू बोल रहा था। हमें जगाने के बाद वो चला गया और हम तेजी के साथ मुंह हाथ धोने में मसरूफ हो गए। चंद मिनट बाद हमारा नाश्ता आ गया, जिसमें फूले हुए गरम गरम नान, शहद की एक प्याली, दही और टमाटरों का रायता और चाय के 4 बड़े प्याले शामिल थे। वो नाश्ता लजीज और मायारी न होने के बावजूद चिकम पूरी के लिए काफी था। हम उन लोगों के बेसरो सामान कैदी थे, इसलिए हमारी तैयारी का होना और न होना बराबर था। मैं सिगरेट नोशी करते हुए अगले इम्कानात पर मगजनी में मसरूफ था कि संदल खान आ पहुंचा। तुम लोग रवानगी के लिए तैयार हो? उसने आते ही बुलंद आवाज में सवाल किया। तुम चाहते तो हम रात को भी कूच कर सकते थे, तैयारी से हमें क्या लेना? मैंने जवाब दिया, चलो। उसने चंद सानियों तक मुझे घूरने के बाद कहा। तालान से कई मुसल्ला कबायली भी उसके साथ हो लिए। हम इन सब के पीछे रहे थे। फूस और पत्थरों पर मुश्तमिल उस हवेली नुमा इमारत के बाहर 2 जीपें खड़ी हुई थी, जिनकी पूरी बाड़ी लोहे की बनी हुई थी। तरपाल का नामो निशान तक नहीं था। सूरज आसमान के मशरकी गोशों से काफी ऊपर आ चुका था। संदल खान ने एक बार अपने आदमियों का नाकदाना जायजा लिया। उनकी तादाद 10 के लगभग थी और सभी पूरी तरह मुसल्ला थे। उनमें चंद के शानों से लंबी नाल वाली दूर मार राइफलें छूट रही थी। बाकी अफराज सब मशीन गन्नों से लैस थे। फाजल गोलियों की चरमी पेटियां उनमें से हर एक के सीने पर सजी हुई थी। अगली जीप मेरा आदमी चलाएगा, इसमें तुम चारों सफर करोगे। संदल खान हमें बताने लगा, पिछली जीप में मैं अपने साथियों समेत चलूंगा। तुमने रास्ते में अपने हलफ से बाल बराबर भी इनहराफ किया तो तुम्हें इबरतनाक सजा दी जाएगी। ये याद रखना कि अब तुम ऐसे इलाके में सफर करोगे जहां दाखिल होने के हजारों रास्ते, लेकिन वापसी का हर रास्ता सरदार पाइंदा गुल के नमकवारों के राइफलों की नाल में से होकर गुजरता है। भागने वाले हर सूरत में पकड़े और मार लिए जाते। तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। सुल्तान शाह ने पूरे खलूस से कहा, रात की शानदार ज़ियाफत में तुमने हमें अपना गर्विदा बना लिया है। चिंगारवाली पहुंचने के बाद ही हम अपनी रिहाई के बारे में सोचेंगे। दावत को भूल जाओ। उसने सख्ती से कहा। रात गई बात की, अब इस वहमो गुमान में मिला रहना कि हमारे दरमियान फासला कम हो गया। हमारे लिए तुम अब भी खतरनाक कहती हो। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कहना चाहा, लेकिन मेरे बोलते ही वो सब भड़क कर मुतवहिश निगाहों से इधर उधर देखने लगे, जैसे अपने किसी नादीदा दुश्मन को तलाश कर रहे हो। हर एक का हाथ अपने हथियार पर पहुंच चुका था। पल भर में वो सब गोलियां बरसाने के लिए तैयार हो चुके थे। संदल खान ने तेज और पुरजोश लहजे में अपने साथियों से कोई सवाल किया। वो सब बैक वक्त बोलने लगे, घंटियों वाले। संदल खान घुसीली आवाज में बोला। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इसके बोलने पर मैंने अंदाजा लगाया कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। बस इतनी सी तब्दीली रूनुमा हुई थी कि फिजा में किसी घंटी की डूबती उबरती आवाज सुनाई देने लगी थी, जो पहले मफकूद थी। संदल खान ने अचानक ही फिजा में गोली दाग दी और उसके साथ वहां कयामत का शोर बर्पा हो गया। उसके आदमियों ने चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन पर दीवानगी का दौरा पड़ गया।
और वो हवा से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक काफी दूर वाकई एक चट्टान की ओर से कोई भेड़ जमीन को सूंघती हुई बाहर निकल आई। मैंने फौरन यह अंदाजा लगा लिया कि वो आवाज उसी भेड़ के गले में बंधी हुई घंटी से निकलकर फैल रही थी। मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि उन बंजर चट्टानों में वो भेड़ कहां से मौजूद हुई। अगर वो जंगली थी तो उसके गले में घंटी किसने बांधी? वो पालतू थी तो उन्हीं लोगों की हो सकती थी, क्योंकि इस वीराने में दूर दूर तक किसी आबादी के आसार नहीं थे। फिर वो अपनी ही पालतू भीड़ की घंटी की आवाज पर भड़क कर दीवानगी में क्यों मुबतला हो गए थे? वो ख्वाबों की तरह चारों तरफ देख रहे थे, इसलिए घंटी वाली वो भेड़ एक लम्हे के लिए भी उनकी नजरों से ओझल न रह सकी। फिर बैक वक्त कई राइफलों ने उस भेड़ के चीथड़े उड़ा दिए। भेड़ के पहली गोली खाकर फिजा में उछलती घंटी की कई तेज और बेरब्त आवाजें पैदा हुई जो यकलखती मालूम हो गई। भेड़ को मारते कई मुसल्लह अफराद ने उस तरफ तोड़ लगा दी। वो भेड़ के पास रुके बगैर अपनी राइफलें वगैरह ताने हुए उस चट्टान की ओट में घुस गए जिधर से वो भेड़ बरामद हुई थी। संदल खान ने बेचैनी के साथ टहलना शुरू कर दिया। उसके साथ रुके रहने वाले पुरुमीद निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे, चाहे उनके साथी किसी की तलाश में गायब हुए थे। हमारे लिए वो वाकया बहुत अहम और तहय्युर खेज साबित हुआ था। संदल खान और उसके साथियों ने जो कुछ किया था उसकी कोई अकली तुझी हो ही नहीं सकती थी। बज़ाहिर यूं मालूम हो रहा था जैसे घंटी वाली उस भेड़ का ताल्लुक उनकी किसी ओहाम परस्ताना कमजोरी से रहा होगा और रवानगी से पहले उसे फना करने पर तुल गए होंगे। पुरहोल फायरिंग के बाद फिजा पर गंभीर सन्नाटा छा गया था। बेतहाशा बरसाई जाने वाली गोलियों के जले हुए बारूद की बूंदें आंखों और नथनों में सोजिश सी पैदा कर दी थी, लेकिन हम चारों समेत किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि इस बारे में जरा भी लब कुशाई कर सके। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजरता रहा। असाब पर छाए हुए तनाव में लहजा बलहजा इजाफा होता रहा। चाहे जाने वाले अपने नामालूम शिकार की तलाश में खासी दूर निकल गए थे। खुदा खुदा करके 10 मिनट बाद उनमें से पहला आदमी नमूदार हुआ। उसके पीछे बकिया आदमी भी उस चट्टान के पीछे से निकल आए। मैंने साफ देखा कि मुर्दा भेड़ के बेजान और लहूलुहान लोथड़ों के करीब से गुजरते हुए उनमें से हर एक ने हकारत के साथ उस पर थूकना जरूरी समझा था। वो करीब आए तो उनके बुचड़ों से मायूसी और चिल्लाहट टपक रही थी। उन्होंने दूर ही से अपनी बोली में कुछ बोलना शुरू कर दिया। करीब आने पर सब लोग उस पुरजोश मुजाकरे में शरीक हो गए। हम चारों अलग खड़े लाताल्लुकाना अंदाज में वो तमाशा देखते रहे। हमें इस बारे में कुछ बताना जरूरी समझे बगैर संदल खान ने रवानगी का हुक्म दिया। हम चारों मुजरमाना खामोशी के साथ अगली जीप में सवार हो गए। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर था। हमारी जीप का इंजन स्टार्ट होने के बाद संदल खान 5 आदमियों समेत दूसरी जीप में सवार हो गया। हमारा कारवां इस मकाम से रवाना हुआ तो बकिया लोग खामोशी के साथ वहीं खड़े हाथ हिलाते रह गए। इब्तिदा में ड्राइवर ने जीप चलाने में बहुत जोश खरोश का मुजाहरा किया, लेकिन चंद मील आगे निकलने के बाद उसे मोहतात होना पड़ गया। जीप जिस कच्चे और पुरपीच रास्ते पर चल रही थी उसके एक तरफ चट्टानी सिलसिला फैला हुआ था और दूसरी तरफ गहरे खड्ड नजर आ रहे थे। ऊपर से इन खाइयों की असल गहराई का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इनमें घनी खुदरूज झाड़ियों ने हर चीज को अपनी आगोश में छुपाया हुआ था। भूरी चट्टानों और बेबरगोबार डंठलदार झाड़ियां इब्तिदा में बहुत दिलकश नजर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके तवातुर से उकताहट महसूस होने लगी। मुझे बेदार होने पर ही मालूम हो चुका था कि हमारे सफर का इख्तिताम शाम ढले से पहले होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने मुसलसल खामोशी के जमूद को तोड़ने का फैसला कर लिया। कोश में रहते हुए इतनी तवील मुद्दत तक खामोश रहना किसी अजाब से कम नहीं होता। भाई तुम उर्दू समझ सकते हो? मैं ड्राइवर से बहुत नरमी से सवाल किया तो वह गर्दन घुमाकर मुझे खुश्क निगाहों से घूरने लगा और मेरा दम निकल गया, क्योंकि इस वक्त जीप एक खतरनाक मोड़ को तय कर रही थी। ड्राइवर की किसी भी लग्जिश के नतीजे में जीप चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो सकती थी। समझ सकता हूँ, उसने अपने मखसूस शिकस्ता लहजे में टूटे फूटे अल्फाज में कहा। कहो तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? गनीमत यह हुआ कि उसने बात पूरी करते ही अपनी तवज्जो दोबारा सामने मरकूज कर ली थी। कुछ भी नहीं, मैंने उसकी उर्दू दानी पर दिली मुसर्रत महसूस करते हुए कहा। बातें करते हुए ये लंबा सफर आसानी से गुजर सकेगा, पर न रास्ता की हैबत मेरा खून खुश कर देगी। मैं इस रास्ते पर आंखें बंद करके भी गाड़ी चला सकता हूँ। उसने दोबारा मेरी तरफ देखकर फखरिया लहजा में कहा। उसके अल्फाज बदस्तूर टूटे फूटे थे। मैंने बुखलाकर उसे सामने मुतवज्जा रहने का मशवरा देने का इरादा किया, लेकिन बात पूरी होते ही उसकी गर्दन खुद ब खुद सीधी होगी, चाहे जो अपने मुखातिब की तरफ देखे बगैर बात करने से कासिर था। उसकी आदत का अंदाजा लगाते ही मैंने फैसला कर लिया कि कभी भी नाजुक मकाम पर उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरी इस कोशिश के बाद गजाला, सुल्तान शाह और वीरा को यक ब यक जुबान बंदी से छूट मिल गई और उन तीनों ने फौरन ही बेजरर मौजुआत पर बातें करनी शुरू कर दी। मेरे लिए यह भी बहुत काफी था कि इंजन की मशीनी गुर्राहटों के साथ मेरे कानों में इंसानी आवाजें भी आती रही। वो रास्ता वाकई बहुत खराब था। इस पर सिर्फ जीप ही चल सकती थी, और वो भी इस सूरत में जब स्टीयरिंग व्हील पर ऐसा ड्राइवर मौजूद हो जो उन रास्तों से बाखूबी वाकिफ हो। कई जगह ऐसे दुश्वार मकामात भी आए थे जहां पत्थरों और चट्टानों को अबूर करने के लिए 4 व्हील ड्राइव कार सहारा लेना पड़ा था। जीप बस रेंग रही थी। जीप लरजती डोलती और उछलती हुई आगे बढ़ती रही। 15-20 गज के फासले से संदल खान की जीप भी हमारे पीछे चली आ रही थी। हमने सफर का आगाज किया तो
नीले आसमान पर चमकता हुआ सूरज नजर आ रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मतला बरआलूद होता चला गया। मुझे डर था कि रास्ता में बरसात शुरू हो गई तो हम अंधेरा फैलने तक भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे और फिर वो रात हमें खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ेगी। आगे बारिश के आसार तो नहीं है? मैंने गहरे होते हुए बादलों की तरफ देखकर ड्राइवर से पूछा। इन पहाड़ों में बादल और बरसात का कुछ पता नहीं होता, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। तेज बारिश होने लगे तो सफर रोकना पड़ जाता है। पानी के कटाव की वजह से ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इस काफिले में तुम चारों के अलावा सब लोग तजुर्बाकार हैं। हम लोग कुछ डरपोक और वहम परस्त थे। मैंने उसे बोलने पर उकसाने की नीयत से तमहीद बांधी। भीड़ वाले वाक़े ने हमें बुरी तरह खौफजदा किया हुआ है। उसने एक दफा फिर मुझे घूरा। उसकी निगाहों में गुस्सा था। अब उसका जिक्र न करना, कोई और बात करो। उसका लहजा दुरुस्त था, जिसने मुझे उस पुरस्कार वाक़े पर मजीद सर कपाने पर मजबूर कर दिया। हम पहाड़ों में अंदर ही अंदर घुसकर ऐसी गैर महसूस बुलंदी की तरफ जा रहे थे जहां पत्थरों और चट्टानों ने बुलंद बाला पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उसके साथ बादल भी गहरे होते जा रहे थे। मालूम होता है कि कहीं ना कहीं बारिश जरूर मिलेगी। पीछे से वीरा की पुरतशवीश आवाज आई, तन बतकदीर रहो। मैंने उसे मशवरा दिया। डहर्स की बात यह है कि संदल खान और उसके 6 आदमी हमारे साथ मौजूद हैं और ये सब इन इलाकों के कीड़े हैं। अचानक पिछली जीप के हेडलैंप एक बार चमक कर बुझ गए। मैंने गहरी इरादी तौर पर पीछे देखा। इस इस्ना में दोनों गाड़ियां रुक गईं। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। ना जाने इस वीराने में क्या उफ्ताद आने वाली थी। संदल खान की जीप से 2 मुसल्लह मुहाफिज उतर कर हमारी जीप की तरफ आए। शायद वो उर्दू से नाबलद थे। उन्होंने अपनी तेज तेज बोली में ड्राइवर से कुछ कहा। उसने आने वालों की बात का तर्जुमा करके बताया कि संदल खान डैनी और मैम को अपनी जीप में बुला रहा था। मैं बेचूच रहा अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर गया। वीरा भी खामोशी से बाहर आ गई। आने वाले मुहाफिजों ने फौरन ही हमारी जगह संभाल ली और हम पिछली जीप की तरफ चल दिए।